नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर अध्ययन किया था। आज हम अरस्तु की शिक्षा संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। अरस्तु ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों का विवेचन पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में किया है। प्लेटो के अनुसार वह भी नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। उसके अनुसार शिक्षा सर्वोत्तम तथा आदर्श राज्य के लिए एक अनिवार्य तत्व है। आदर्श राज्य के निर्माण और स्थायित्व के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति परम आवश्यक है। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना है, ताकि राज्य और उसमें किसी प्रकार का विभेद न रह जाए और नागरिकों के मानसिक स्तर की भी उन्नति हो। शिक्षा के 3 मूल सिद्धांत: राज्य के निवासियों को इस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित करना जिससे राज्य के निवासी स्वयं को राज्य का योग्यतम सदस्य बनाकर स्वयं और राज्य का विकास कर सकें। दूसरा, अरस्तु के अनुसार शिक्षा राजनीति का एक अंग है, अतः इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब शिक्षा राज्य के नागरिकों को चरित्रवान और नैतिक बनाए। तीसरा, शिक्षा नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाए। अरस्तु की शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार: पहला, प्राकृतिक गुणों का सोपान। प्रथम सोपान के अंतर्गत प्राकृतिक तथा कुछ वंश परंपरागत विशेषताओं की बहुलता रहती है। वस्तुतः शिक्षा प्रणाली प्राकृतिक गुणों में शायद ही परिवर्तन ला सकती है, किंतु अरस्तु अपनी शिक्षा योजना द्वारा इन गुणों में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरा, स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सोपान। आत्मविकास के दूसरे सोपान में स्वाभाविक प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है। उसका विचार है कि इस स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का उपयोग करके उससे अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं, अर्थात इन प्रवृत्तियों को शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरलता से लाया जा सकता है। यह सोपान भावना प्रधान और जीवन का सुकोमल काल होता है। इस काल में अपनी शैशव अवस्था में रहता है। बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वह कोई उचित निर्णय ले सके। किशोर व्यक्ति के समक्ष असंख्य इच्छाएं और भावनाएं रहती है जिनमें बहकर वह अपने पथ से विचलित हो सकता है। अतः यह उचित है कि शिक्षा द्वारा उसकी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा है बौद्धिक आत्मनिर्णय का सोपान। मनुष्य कोई कार्य आवेश या आवेग के वशीभूत होकर नहीं करता, वरन अपनी बुद्धि और तर्क का अवलंबन कर करता है। इस समय शिक्षा द्वारा व्यक्ति के विवेक और तर्क को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और मनुष्य को अपनी विवेक और तर्क शक्ति से परिचित कराकर इसका उपयोग करने के लिए तत्पर करना चाहिए। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य: जहाँ प्लेटो ने आदर्श राज्य की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सद्गुण की प्राप्ति तथा वहाँ अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य लोगों को उत्तम नागरिक बनाना है। नागरिकों को आज्ञा पालन करने और शासन करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का राज्य द्वारा नियंत्रण: अरस्तु ने शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण का निम्नलिखित आधारों पर समर्थन किया है। पहला, इससे राज्य की शासन व्यवस्था को हानि पहुँचने की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी और वह शिक्षा द्वारा नागरिकों को अपनी शासन व्यवस्था के लिए अनुकूल सांचे में ढाल सकेगा। दूसरा, राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था द्वारा श्रेष्ठ नागरिक का विकास कर सकेगा और इस प्रकार अपने विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति की दशा में बढ़ सकेगा। तीसरा, शिक्षा को अपने अधिकार में लेकर ही राज्य सभी नागरिकों को समान मानते हुए उनके विकास में भी समानता का निर्देशन कर सकता है। चौथा, नागरिक भावनाओं के स्वामी नहीं है, अपितु वे राज्य के अधीन तथा राज्य की वस्तुएं, इसलिए उन्हें राज्य द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अरस्तु यह भी चाहता है कि शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक हो। अरस्तु की शिक्षा का स्वरूप या उसकी रूपरेखा: प्लेटो और अरस्तु दोनों ही इस बात का भारी क्षोभ था कि जहाँ स्पार्टा में बालकों की शिक्षा के लिए बड़ी उत्तम योजना थी, वहाँ एथेंस इस दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इस दिशा में प्लेटो और अरस्तु ने उपयोगी सुझाव दिए। उसकी शिक्षा योजना निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त है। पहला, जन्म से 7 वर्ष तक, यह शैशव काल है। इसकी पहली दशा में अरस्तु बालक के भोजन, अंग संचालन और ठंड का अभ्यासी बनाने पर बल देते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि वह कष्ट सहिष्णु बन सके। शैशव की दूसरी अवस्था 5 वर्ष तक की है, जिसमें बच्चों के शारीरिक गठन की ओर विशेष ध्यान देना। अरस्तु का कहना है कि इस समय बालकों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि विभिन्न मनोरंजक खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों का उचित अंग संचालन हो सके। अरस्तु के अनुसार उन्हें ऐसी कहानी सुनाई जानी चाहिए,
ऐसे खेल खिलाए जाने चाहिए जो उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें। वह बच्चों को कुसंगति से बचाने पर पर्याप्त बल देते हुए कहता था कि बच्चों को न तो गालियाँ सुनने देनी चाहिए और न ही अश्लील चित्रों को देखने देना चाहिए। शैशव की तीसरी अवस्था 5 से 7 वर्ष तक की है, जिसमें भी बालकों के अश्लील व बुरी वस्तुओं के प्रभाव से बचाया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य को चाहिए कि वह अश्लील चित्रों और नाटकों पर प्रतिबंध लगाए तथा ऐसा प्रबंध करे कि कहीं भी अश्लील और अशोभनीय कार्यों की अनुकृति करने वाली मूर्तियां व चित्र न हों। केवल परिपक्व अवस्था के स्त्री पुरुष की पूजा के लिए बने हुए देव मंदिरों को केवल इनका अपवाद माना है। दूसरा, 8 से 14 वर्ष तक की शिक्षा। शिक्षा के द्वितीय सोपान में अरस्तु ने शरीर गठन पर विशेष ध्यान देने के लिए बल दिया है। उसका विचार है कि छात्रों को जिम्नास्टिक द्वारा अपने शरीर को वैसा ही बनाना चाहिए जैसा कि स्पार्टा के लोगों का था, किंतु इस काल में कठोर शारीरिक शिक्षा में नहीं। उनका यह भी कहना है कि इस आयु में तर्क को कम महत्व देते हुए किशोरों के नैतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा को महत्व देना चाहिए। 15 से 21 वर्ष तक यह अवधि शिक्षा की तीसरी सीढ़ी है। इस अवधि में छात्रों को अंतः सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उन्हें रहना है। इसके अतिरिक्त छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु ने छात्रों के अधिकतम मानसिक विकास के लिए अवधि के प्रारंभिक 3 वर्षों में निरंतर गंभीर अध्ययन की व्यवस्था की है। इस अवधि में छात्रों के मस्तिष्क में विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और अध्ययन विषयों में पढ़ना, लिखना, ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, अंकगणित, रेखागणित आदि अवश्य होने चाहिए। शिक्षण के तीसरे सोपान में अरस्तु ने शैक्षिक तथा मानसिक एवं शारीरिक संगठन संबंधी दोनों ही प्रकार की शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया है। मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण की 2 अलग अलग भागों में रखने का कारण बताते हुए अरस्तु ने कहा है कि मस्तिष्क और शरीर से एक ही समय में कार्य किया जाना उपयुक्त नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के कार्य स्वाभाविक रूप से विभिन्न और विरोधी परिणाम उत्पन्न करते हैं। शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित बनाता है तो मानसिक कार्य शारीरिक वृद्धि को रोकता है। अरस्तु की शिक्षा का कार्यक्रम 21 वर्ष की अवस्था पर समाप्त हो जाता है, लेकिन अरस्तु इसका अर्थ यह नहीं लेता कि शिक्षा की अवधि 21 वर्ष तक की होती है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। शिक्षा की एक सुंदर परिपाटी के माध्यम से अरस्तु व्यक्ति को सुयोग्य शासक बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, अरस्तु की शिक्षा योजना का मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसके अनुसार बच्चों को उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसमें प्राकृतिक, स्वाभाविक, अनुकरण आदि प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। तीसरा, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उपभोग व्यक्ति का चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उसकी इच्छा का शिक्षण करना है, इसलिए वह अपनी शिक्षा में संगीत व कला को विशेष स्थान देता है। चौथा, अरस्तु की शिक्षा योजना व्यवसायवाद से मुक्त है, क्योंकि अरस्तु व्यवसायवाद को स्वतंत्रता के लिए अच्छा नहीं मानता है। पांचवा, अरस्तु ने अपने शिक्षा क्रम में नैतिकता को राज्य की सुस्थिरता का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। छठा, अरस्तु ने शिक्षा का मध्यम मार्ग अपनाया है। वह व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी चाहता है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक व अत्यधिक विशेषता प्रदान की है। इस तरह शिक्षा के एक पक्षीय महत्व को अधिक प्रकाश में लाया गया है। दूसरा, अरस्तु की शिक्षा योजना अव्यवस्थित है। साहित्य के अध्ययन पर उसने बहुत ही कम महत्व दिया है, जबकि साहित्य किसी भी राज्य व समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा, अरस्तु की शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक विकास के लिए व्यवस्था बड़े विलंब से आरंभ की गई है। 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ऐसी किसी भी शिक्षा का उपबंध नहीं है जिससे उनका बौद्धिक विकास हो। नेक्स्ट, शिक्षा का पूर्ण राजकीयकरण सर्वथा अलोकतांत्रिक है, जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। चौथा, अरस्तु की शिक्षा योजना केवल नागरिकों के लिए है। इस तरह कृषक व शिल्पी वर्ग जो नागरिकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, शिक्षा योजना से वंचित रह जाते हैं। यह सर्वथा अप्रजातांत्रिक है। अरस्तु की शिक्षा योजना का महत्व। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना मानव जीवन को परिष्कृत करने पर बड़ा बल देती है और उससे सत्यम शिवम सुंदरम की ओर प्रेरित करती है। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत शिक्षा जगत को एक बड़ी देन है। आज भी शिक्षा के अनेक अंगों पर अरस्तु के प्रभाव की छाप दिखाई देती है। यूलिप ने 5 महत्वपूर्ण स्थितियों को संकेत करते हुए कहा है कि अरस्तु ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अरस्तु के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की बहुत सी बातें आज भी सामान्य रूप से स्वीकार्य हैं।
आज उदारवादी शिक्षा के समर्थन पर अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट है। चौथा, अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्द आधुनिक शिक्षा, दर्शन और विज्ञान में देखने को मिलते हैं। अरस्तु ने ज्ञान का जो वर्गीकरण किया है उसके आधार पर आज भी यूरोप के बहुत से पुस्तकालय अपनी विभिन्न पुस्तकों का वर्गीकरण करते हैं। प्लेटो व अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत संबंधी विचारों की तुलना। समानता है, दोनों मानव आत्मा के प्रशिक्षण में विश्वास रखते हैं। अंतर केवल यही है कि प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा पूर्व शिक्षित होती है तथा शिक्षा के उद्देश्य केवल नेत्रों को प्रकाशोन्मुख कर देना है। अरस्तु इसके प्रशिक्षण को विसंकलित क्रम के अनुसार करता है। दोनों की शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित है। तीसरा, दोनों शिक्षा के नैतिक ध्येय में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने में दोनों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का सहारा लिया है। दोनों का यही विचार है कि पाठशाला एक ऐसा स्थल है जहाँ अच्छे के प्रति प्रेम तथा बुरे के प्रति घृणा की भावनाएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट, दोनों ने शिक्षा व्यवसाय का उपयोग राज्य की स्थिरता के लिए किया है। नेक्स्ट, दोनों ही शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया है। नेक्स्ट, दोनों विचारक स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से प्रभावित थे, इसलिए शारीरिक गठन, व्यायाम आदि पर बल देते हैं। नेक्स्ट, दोनों ही शिक्षा के माध्यम से विवाह और संतति नियमन का प्रयास भी किया है। ऐसा मानता है। अरस्तु की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता या सर्वोपरिता में होना है, जबकि प्लेटो की शिक्षा का अंत सद्गुण की प्राप्ति के रूप में होता है। अरस्तु अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में साहित्य की उपेक्षा करता है। प्लेटो साहित्य के अध्ययन पर बल देता है, वह केवल साहित्य के अश्लील अंगों पर प्रतिबंध लगाता है। संगीत के स्वरूप के संबंध में दोनों दार्शनिकों के विचार समान नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था इतनी क्रमबद्ध नहीं है जितनी प्लेटो की दिखलाई देती है। अरस्तु की शिक्षा का कार्यक्रम भी प्लेटो से भिन्न है। प्लेटो की शिक्षा योजना जहाँ वृद्धावस्था तक के लिए शिक्षा का कार्य प्रस्तुत करती है, वहीं अरस्तु की शिक्षा योजना 21 वर्ष की आयु तक के लिए ही शिक्षा का प्रबंध किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो का शिष्य होने के बावजूद अरस्तु की शिक्षा संबंधी विचार मौलिकता लिए हुए हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।